लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील और एमएसपी पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस सड़क से संसद तक किसानों के साथ। एनएसए हटने के बाद सोनम वांगचुक जोधपुर जेल से रिहा, अशोक गहलोत ने पूछा कौन देगा 170 दिन का जवाब। और मोदी ने टीएमसी सरकार को बताया निर्मम, कोलकाता में रैली से पहले भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि 2021 में किसानों से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने लोकसभा में भी पूछा था कि C2+50% फॉर्मूले को कानूनी एमएसपी क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन सरकार ने जवाब देने से बचते हुए पुरानी नीतियों को दोहराया। राहुल ने कहा कि सरकार राज्यों पर एमएसपी बोनस खत्म करने का दबाव भी डाल रही है और अमेरिका के साथ ट्रेड डील में गैर व्यापारिक अवरोध कम करने के नाम पर एमएसपी को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक किसानों के हक और एमएसपी की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और आगामी विश्वास का माहौल बनाने के मकसद से लिया गया है, ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद संभव हो सके। वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को लेह में हिंसक प्रदर्शनों के 2 दिन बाद एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और वे राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। वे 170 दिन की कैद के बाद आज़ाद हुए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी रिहाई का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जिन्हें पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में डाला गया, उन्हें अचानक रिहा करना विडंबना है। इससे कानून के इस्तेमाल और दोहरे मापदंड पर सवाल उठते हैं। गहलोत ने सरकार से पूछा कि उनकी 170 दिन की हिरासत का जवाब कौन देगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक की रिहाई पर कहा कि उन्हें जेल भेजा ही क्यों गया। उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का भाजपा को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भाजपा ने चुनाव में वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन भाजपा ने लद्दाख की जनता को धोखा दिया है। लद्दाख के लोगों की मांगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से उठाए गए मुद्दों पर दमन के बजाय संवाद होना चाहिए। सोनम वांगचुक रिलीज, सवाल यह कि वो जेल ही क्यों भेजे गए। उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया, बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कोलकाता में हुई जनसभा में कहा कि अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। पीएम ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता 15 साल के महाजंगल राज से तंग आ चुकी है और परिवर्तन के लिए तैयार है। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। साथियों, कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। मोदी की रैली से पहले कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि जब वे रैली स्थल की ओर जा रहे थे और प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगा रहे थे, तभी कुछ जगहों से अचानक उन पर पत्थर फेंके गए।
दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा का आरोप है कि उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईंट से हमला किया। शशि पांजा का घर गिरीश पार्क इलाके में ही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने असम के सिलचर की बराक घाटी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन शामिल है। कुल मिलाकर असम में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, जिससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी। इस दौरान उन्होंने जनसभा में सिलचर को बराक घाटी का प्रवेश द्वार बताते हुए क्षेत्र की अनूठी पहचान की सराहना की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मोगा में बदलाव रैली में पंजाब में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में नशे का कारोबार रोकने की ताकत नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल भी पहले सत्ता में रहकर इसे रोक नहीं पाए। शाह ने कहा कि नशे का कारोबार सिर्फ भाजपा ही रोक सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर फरवरी 2027 में आप भाजपा को आशीर्वाद देंगे तो 2 साल में हम नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध अब 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग द्वीप पर सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जो ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है। हालांकि तेल सुविधाओं को अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों को रोकना जारी रखा तो अब तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका इजराइल हमलों में अब तक 1444 लोग मारे गए हैं और 18,500 से ज़्यादा घायल हुए हैं। कुर्दिस्तान प्रांत में 112 मौतें और 969 घायल। इलाम प्रांत के ईवन शहर में एक नवजात सहित एक परिवार के 6 लोग मारे गए। तेहरान में रैली के दौरान बड़े धमाके हुए, लेकिन हताहतों की संख्या सीमित बताई गई है। ईरानी जवाबी हमलों में इजराइल में 15 लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए हैं। हाल के बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर मुनिशन हमलों से शहर में आग और गड्ढे बन गए हैं। लेबनान में इजरायली हमलों से 12 मेडिकल स्टाफ सहित 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वहां 8 लाख से अधिक लोग विस्थापित हैं। ओमान के सोहर में ड्रोन हमले में 2 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के भी 11 सैनिकों के मारे जाने और 140 से अधिक के घायल होने की खबर है, जिसमें इराक में रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश से 6 मौतें शामिल हैं। पेंटागन ने अभियान तेज करने की बात कही है और 2,500 मरीन तैनात किए जा रहे हैं। बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होने से तेल कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं और वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका की रूसी तेल नीति की कड़ी आलोचना की है। तेहरान में जारी बयान में उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने महीनों तक भारत समेत देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए दबाव डाला, लेकिन ईरान के साथ 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अब व्हाइट हाउस दुनिया से, खासकर भारत से रूसी कच्चे तेल खरीदने की अपील कर रहा है। भारत के लिए ये स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा और कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। वैसे देश भर में गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत के हालात हैं। तमिलनाडु में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के कारण कई होटल, दुकानें और हॉस्टल्स अब लकड़ी के ईंधन पर शिफ्ट हो गए हैं। इससे लकड़ी की कीमतें 3 से 4,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 8 से 10,000 रुपये तक पहुंच गई हैं। अधिक कुशल और कम लकड़ी खपत वाले रॉकेट स्टोव्स या टर्बो स्टोव्स की मांग में भारी उछाल आया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने तुमकुर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा कि यह समस्या सिर्फ कर्नाटक या तुमकुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।